मेरा नाम अनीता है। जब भी मेरा पति रोज ऑफिस जाता तो जाने से पहले मुझे एक गुलाबी साड़ी देकर कहता, शाम को मेरे ऑफिस से आने से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर बैठना। आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आएंगे। मैं साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरे घर की नौकरानी मुझसे कहती, दीदी भगवान के लिए साड़ी मत पहनो वरना गजब हो जाएगा। तुम नहीं जानती हो सारी रात तुम्हारा पति यहाँ क्या खेल रचता है। आज तुम ये साड़ी मुझे दे दो, मैं यह साड़ी पहनकर तुम्हारी जगह पर बैठूंगी और तुम चुपचाप सब कुछ देख लेना, तब तुम सब कुछ समझ जाओगी। लेकिन मुझे अपनी नौकरानी की सारी बातें झूठी लगती थी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन आज उसने मुझसे बहुत ज़्यादा जिद की और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी, तो मैंने उसे अपनी साड़ी दे दी। उसने मेरी वह साड़ी पहन ली और अच्छे से तैयार होकर वह मेरे कमरे में बैठ गई। रात को जब मेहमान आए तो मेरा पति एक एक करके उन्हें मेरे कमरे में ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद मेरी नौकरानी की चीख सुनकर मेरा दिल दहल गया। जब मैंने छुपकर कमरे में झांका तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उन मेहमानों ने मेरी नौकरानी के साथ। जब मैं मायके में थी तो एक दिन मेरे घर में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरे पापा माँ से कह रहे थे कि सब अच्छे से चेक कर लो, मैं जल्दी से मार्केट जाकर सामान ले आता हूँ, देखना कोई कमी न रह जाए, वो बहुत बड़े लोग हैं। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो मुझे पता चला कि हमारे घर मेरे रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। फिर माँ ने मुझे कहा कि एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने एक नया जोड़ा निकालकर पहन लिया और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया। थोड़ी देर बाद कुछ मेहमान हमारे घर आ गए। माँ ने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद भी उन्हीं के साथ बैठ गई। मुझे उन्होंने कहा कि मैं चाय बना लाऊं। मैंने चाय बनाई और जब मेरी माँ ने इशारा किया तो मैं चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनके देखने का तरीका बता रहा था कि मैं उन्हें पसंद आ गई हूँ। अगले दिन उन्होंने हमारे घर फ़ोन करके रिश्ते के लिए हाँ कर दी। माँ पापा ने भगवान का नाम लेकर 2 महीने के बाद मेरी शादी विराज से कर दी। इन 2 महीनों में 1-2 बार मेरी विराज से फ़ोन पर बात भी हुई। मैं विराज की दुल्हन बनकर उसके घर पर आ गई थी। शादी की रात को लेकर मैंने बहुत सारे सपने देखे थे और वह सपने सच भी हुए। विराज बहुत अच्छे पति साबित हुए थे। शादी की रात मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उसी समय दिल दे बैठा था। मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा इतनी खूबसूरत दिखो। घर के कामों के लिए यहाँ पर बहुत से नौकर हैं, तुम बस मुझे खुश रखना और मेरे लिए हमेशा सज संवर कर रहना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं भी उनकी दीवानी हो गई थी। शादी की रात उन्होंने मुझसे बहुत से वादे किए। विराज रोज ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए एक गिफ्ट जरूर लेकर आते थे। विराज की मोहब्बत ने मुझे और भी खूबसूरत बना दिया था। दिन 2 गुना रात चौगुना मेरा रूप निखरने लगा। मैं अपने मायके जाती तो मेरी सहेलियां और आस पड़ोस की औरतें मुझसे कहती कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला पति मिला है। विराज की मोहब्बत से सराबोर दिन रात ऐसे ही गुजर रहे थे। मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। एक दिन विराज ने मुझसे कहा कि उन्हें किसी काम से दूसरे शहर जाना है, तब तक तुम अपने मायके चली जाओ। कुछ दिन के बाद वापस आकर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैंने भी कहा कि ठीक है। अगले दिन विराज ने मुझे मेरे मायके छोड़ दिया और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। 15 दिन के बाद विराज टूर से वापस आए तो मुझे मायके से लेकर घर चले गए, लेकिन वह मुझे बहुत बदले बदले से लग रहे थे। अब वह मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे थे। उनकी आंखों में मुझे पहले वाली मोहब्बत नहीं दिखती थी। उनका व्यवहार अजनबियों जैसा हो गया था। अब उनका ज़्यादा समय ऑफिस में ही गुजरता था। जब मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो वह मुझसे अपने बिजनेस का बहाना बना देते। कहने लगते थे कि मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है और वैसे भी घर में ज़रूरत की हर चीज़ है, फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है।
मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं उनसे कहती कि मुझे चीज़ों की नहीं, आपकी ज़रूरत है। शायद अब विराज के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं घर पर सारा दिन अकेली होती थी, इसलिए मैंने खाना पकाने वाली और साफ सफाई करने वाली नौकरों को छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि मैं घर का सारा काम खुद ही करूँगी। इससे मेरा समय भी गुजर जाएगा और मुझे विराज के इंतज़ार में घड़ियाँ भी नहीं गिननी पड़ेंगी। लेकिन मुझे घर का काम छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था, इसलिए अब जब मैंने घर का काम शुरू किया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझे यह काम संभाला नहीं जा रहा था। मैंने परेशान होकर विराज से दोबारा कोई नौकर रखने के लिए कहा। मैंने उन्हें बताया कि मुझे काम छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए मुझसे अब इतना काम नहीं होता। विराज कहने लगे, घर में सिर्फ मैं और तुम ही हैं। 2 लोगों के लिए नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका जवाब सुनकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह तो हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम्हें किसी काम को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आज वही इंसान मुझसे ऐसी बातें कर रहा था। यह सब सुनकर तो मेरा दिल टूट सा गया था, लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन जब विराज ऑफिस से आए तो बहुत खुश लग रहे थे। बोले, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आज इतना खुश हैं। मुझे कल तक का इंतज़ार नहीं हो रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि विराज अपनी आदत के मुताबिक मुझे कल से पहले यह बात नहीं बताएंगे। मैं भी चुप हो गई और खामोशी से अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। शाम के समय मैं उनका इंतज़ार कर रही थी तो किसी ने डोरबेल बजाई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने विराज की गाड़ी खड़ी थी। उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर आने के बजाय शॉपिंग बैग मुझे देकर बोले कि तुम जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, हम पार्टी में चल रहे हैं। जब तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने उनसे वह बैग लिए और अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। मैं खुशी खुशी विराज के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। उनकी लाई हुई गुलाबी साड़ी और उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी पहनकर मैं तैयार हो गई। मैं उस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुझे खुद पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ही हूँ। बार बार खुद को शीशे में देख रही थी। तभी फिर से डोरबेल बजी। मैं समझ गई कि विराज होंगे। बाहर जाकर जल्दी से विराज के साथ गाड़ी में बैठ गई। आज विराज भी खूब अच्छे से तैयार हुए थे और बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे। वो बोले, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे और तुम्हें वहाँ पर सब लोगों से हंसी खुशी मिलना है। तुम सबको अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करना। अगर वह लोग हमसे खुश हुए तो हम उनसे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकी। विराज ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मेरा हाथ पकड़कर वे होटल के अंदर चले गए। उनका अंदाज आज मुझे बहुत बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा शादी के बाद पहली बार ही देखा था, जो आज वह सारी दुनिया के सामने दिखा रहे थे। जब हम उस होटल के अंदर गए तो एक बहुत बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। वहाँ बहुत सारे ऑफिसर और उनकी पत्नियाँ भी थीं। मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया कि मेरी खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन आज मैं ऐसे तैयार हुई थी जैसे नई नवेली दुल्हन को तैयार किया जाता है। विराज ने भी बड़े गर्व से मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया। यह माहौल मेरे लिए बहुत ही अजनबी सा था। जिंदगी में पहली बार मैंने इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खाया था, जिससे मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। लेकिन मैंने विराज पर यह बात जाहिर नहीं होने दी। मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आज मेरे साथ साथ वह भी बहुत खुश थे। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारी पास वाली टेबल पर जो आदमी बैठा है वह बराबर मुझे घूर रहा है।
इससे मुझे उलझन हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वह अपनी जगह से उठकर हमारे ही पास वाली टेबल पर आकर बैठ गया। बातों बातों में पता चला कि वह विराज की कंपनी का मालिक था। विराज ने मुझे उससे मिलवाया। न चाहते हुए भी मुझे सबके सामने उससे हाथ मिलाना पड़ा। उसने मेरी तरफ देखकर कुछ अजीब सी हरकत की। मुझे बहुत बुरा लगा। विराज ने भी यह बात नोटिस की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे पति की इस हरकत पर बहुत हैरानी हो रही थी कि वह सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। विराज ने कहा कि यह मेरे बॉस मिस्टर राहुल हैं। अगर ये चाहें तो बहुत जल्दी मुझे कामयाबी मिल सकती है, मेरा प्रमोशन हो सकता है। मिस्टर राहुल की बातचीत जारी रही, लेकिन उनकी निगाहें मुझसे नहीं हट रही थीं। जब पार्टी खत्म हुई तो वह हमारे साथ साथ ही चलते हुए होटल के बाहर आ गए। मुझे उनका हमारे साथ ही चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर हमारे साथ रहना चाहते हों। मैंने पार्टी में विराज का बहुत अच्छे से साथ दिया था, इसलिए वह बहुत खुश थे और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वह जल्दी ही किसी नौकरानी का इंतजाम कर देंगे। वह कहने लगे, बस अब तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ पार्टियां अटेंड करनी होंगी और बड़े बड़े ऑफिसर से मेलजोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो विराज मुझे बिना जगाए ऑफिस के लिए निकल चुके थे। मैंने उनके ऑफिस में कॉल लगाया तो पता चला कि वे आज मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। मैं पूरा दिन उनके फ़ोन का इंतज़ार करती रही। शाम को घर लौटे तो उनके साथ एक 17-18 साल की लड़की थी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही विराज ने मुझे उससे मिलवाया। कहने लगे कि ये रमा है, बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ लड़की है, सब काम करना जानती है। विराज ने उसकी तरफ इशारा करते हुए उसका कंधा थपथपाया तो उसने अपनी नज़रें नीची कर लीं। मुझे उसका यह अंदाज बहुत अजीब लगा। विराज ने मुझे बताया कि यह बहुत ही गरीब घर से है। आज सुबह मैं एक होटल पर नाश्ता करने रुका था, वहीं मेरी मुलाकात इससे हुई। मुझे यह बहुत अच्छी लगी और मैं इसे ज़्यादा तनख्वाह देने का वादा करके अपने साथ ले आया हूँ। यह तुम्हारे हर काम में मदद करेगी और छोटी बहन की तरह तुम्हारा ख्याल रखेगी, है ना रमा? उन्होंने रमा की तरफ देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने भी सुकून की सांस ली कि एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगी। मुझे भी आसानी होगी और ज़्यादा सर भी नहीं खपाना पड़ेगा। रमा का रंग लाल सुर्ख और बड़ी बड़ी सुरमई आंखें थीं। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह नौकरानी होगी। उसने घर का सब काम अच्छे से संभाल लिया, लेकिन वह हमेशा चुप चुप सी रहती थी, कोई फालतू बात नहीं करती थी। मुझे उससे हमदर्दी सी हो गई थी। अब वह मुझे वाकई मेरी छोटी बहन की तरह लगने लगी थी। वह भी मुझे दीदी कहती थी। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो रमा अपने कमरे में नहीं थी। मुझे फिक्र होने लगी कि पता नहीं कहाँ चली गई। बाहर आकर देखा तो लॉन में बैठी रो रही थी। मैं उसके आंसू देखकर समझ गई कि ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी होगी या उसके घर में कोई परेशानी होगी, वरना ऐसे नहीं रोती। मैं उसके पास गई। उसने मुझे देखा तो अपने आंसुओं को छिपाने लगी। शायद वह मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि शायद इसके घर में पैसे की परेशानी होगी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया। इतने में विराज का फ़ोन आया। वह कह रहे थे कि आज हमारे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम रमा से कहकर अच्छा अच्छा खाना बनवा लेना और वही गुलाबी साड़ी पहनकर खूब अच्छे से तैयार हो जाना। उनके दोस्तों के बारे में सुनकर मुझे घबराहट सी होने लगी। मिस्टर राहुल को बर्दाश्त करना तो मेरे बस के बाहर की बात थी। उनकी गंदी नज़र उस दिन भी मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसे मैंने खूब ध्यान से देखा था। थोड़ी देर के बाद रमा मेरे कमरे में वापस आई और मुझे बोली, दीदी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं सुबह बताना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसकी सांस फूली हुई थी और वह काफ़ी गुस्से में लग रही थी। वह बोली, दीदी मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे बाबा मर चुके हैं। घर में सौतेली माँ और 2 छोटे भाई बहन हैं।
वह घटिया इंसान जो तुम्हारा पति है, उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मेरी माँ को लालच दिया और 2 लाख देकर मुझे खरीद लिया। वह झूठ बोलकर मुझे अपने साथ ले आया कि मुझसे शादी करेगा, लेकिन यहाँ आते ही मुझे सच्चाई का पता चल गया था कि वह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी चाल चल रहा है। कल रात को मैंने उसकी बातें छिपकर सुन ली। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। कल हमारे घर राहुल आएगा। मैं अपनी पत्नी अनीता को उसके सामने पेश कर दूंगा। वह मुझे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है और आगे अच्छे ग्राहक दिलवाने में भी हमारी मदद करेगा। कुछ दिन बाद रमा को भी मैं तैयार कर लूँगा। दुबई के एक शेख के पास 50 लाख में मैंने उसका सौदा कर लिया है। रमा की बात पर यकीन कर पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं अपनी और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद होने का जोखिम भी नहीं ले सकती थी। रमा बोली, दीदी, ये समय ज़्यादा बातें करने का नहीं है। बस आप मुझे एक अच्छा सा जोड़ा दे दो और आप जाकर मेरे कमरे में छुप जाओ। मैंने वैसा ही किया। तकरीबन रात के 8 बजे विराज अपने मेहमानों को लेकर घर आए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब मुझे यकीन हो गया था कि रमा बिल्कुल सच कह रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे अपने घर में किसी के आने की आवाज़ आई, जो आवाज़ मेरे कमरे की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि विराज के साथ आने वाला मेहमान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर राहुल ही था। फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद ही कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। घर में शोर मच गया था। मैं कमरे से बाहर निकली। जब मैं अपने कमरे के पास आई तो सामने का भयानक मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा रमा के कपड़े फटे हुए थे। राहुल के सर से खून बह रहा था। रमा बदहवासी मिस्टर राहुल पर वार कर रही थी। राहुल की हालत खराब हो रही थी। मैंने रमा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर तो जैसे भूत सवार था। जब राहुल की हालत गंभीर हो गई तो रमा ने उसे छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गई। मैं उसका मुंह देखने लगी और दिल ही दिल में हैरान भी हो रही थी कि इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। यहाँ रुकना अब हमारे लिए खतरे से खाली नहीं था। इसलिए राहुल को कमरे में बंद करके हमने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मैं रमा को साथ लेकर वहां से निकल गई और पुलिस के साथ साथ अपने माता पिता को भी सारी बात बताई। तो वह उसी समय मुझे और रमा को साथ लेकर दूसरे शहर चले गए। विराज की पहुंच बहुत दूर तक थी। विराज और राहुल को औरतों को धोखा देकर देह व्यापार में लिप्त होने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन के बाद ही मेरी शादी मेरी माँ के दोस्त के बेटे से हो गई। रमा अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मेरे माँ बाप ने अपनी बेटी बनाकर उसे अपने पास रख लिया। उसने अपने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। मैं अपने पति के घर में बहुत खुश हूँ। मेरा घर छोटा सा है और मेरा पति एक छोटी सी नौकरी करता है, लेकिन वह मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है और बहुत ख्याल रखता है। मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी भी दे दी। आगे मैं बस इतना ही कहूँगी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा पति ना दे जो अपनी पत्नी की इज्जत नीलाम करना चाहता हो। मेरी कहानी उन माँ बाप के लिए भी एक सबक है जो पैसे की चकाचौंध में बिना छानबीन किए अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे देते हैं जो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसकी बोली लगाने से भी नहीं चूकता। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।